अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले बात करेंगे टॉप स्टोरीज की और देखते हैं कि दुनिया में क्या क्या ऐसे अहम वाकयात हो रहे हैं जिनके बारे में हमारा और आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले उस खित्ते की तरफ जाते हैं कि जिस खित्ते पर हम सब की नज़र है और वो खित्ता है फ़लस्तीन का खित्ता। और इस फ़लस्तीन के खित्ते पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं, ये हम हमेशा आपको बताते हैं। लेकिन अब उन मजालिम की इंतहा हो गई है। 41,000 से ज़ायद लोग फ़लस्तीन में शहीद कर दिए गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ये मामलात शुरू हुए और अब यूनाइटेड नेशंस के अहलकारों को भी वहाँ पर कत्ल किया जा रहा है। और इस हवाले से हम ये देख सकते हैं कि जो इस्राएली हैं वो कितना ज़्यादा बर्बरियत में आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने अब किसी की भी सुनना छोड़ दी है। जी, इस हवाले से हम बात करते हैं। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा जो हैं उन्होंने फ़लस्तीन में इस्राएली हमले में रज़ाकारों की हलाकत को खौफनाक करार दे दिया है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल पर इस्राएली हमले की शदीद मज़म्मत की। ये स्कूल पर हमला किया गया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना पैगाम जारी किया और उसमें ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के 6 रज़ाकारों की हलाकत नहायत अफसोसनाक है। और उन्होंने मरने वालों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया और इस बात पर जोर दिया कि अब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी हो जानी चाहिए। बरतानिया में जून में जो आने वाली हुकूमत थी उसने फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए दी जाने वाली इमदाद एक बार फिर जारी करना शुरू कर दी है। और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह बरतानिया ने भी गज़ा जंग के बाद जो फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को दी जाने वाली इमदाद थी वो बंद कर दी थी। और लेबर हुकूमत ने इसराइल को असले की एक्सपोर्ट पर भी जुज़वी पाबंदी आयद कर दी है। ये भी मामला था। 30 कंपनियां ऐसी थी कि जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि अब आप ये नहीं फराहम करेंगे। लेकिन ज़बानी जमा खर्च बहुत हुआ। ज़बानी जमा खर्च के अलावा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस पूरे मामले में। और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर यह हलाकतें जारी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर। और एक वीडियो तो मैंने ऐसी देखी कि जिसमें हमने ये देखा कि एक ऐसा इसराइली फ़ौजी जिसने शदीद कत्लेआम वहाँ पर किया था, औरतों बच्चों का कत्लेआम किया था, उसको एक ज़ायनिस्ट जो रैबी था वो अपनी यूँ कह लीजिए कि दुआओं से नवाज रहा था और उसे कह रहा था कि वाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। ये तो इतना ज़्यादा ये मामला संगीन है, इतना ज़्यादा ये मामला शदीद है। लेकिन ये जो दुनिया है ये दुनिया खामोशी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और एक मुल्क की तरफ जाते हैं कि जहां पर एक तूफ़ान की सूरत हाल है और उस तूफ़ान के बारे में हमने आपको कुछ अर्सा पहले भी बताया था। वियतनाम की बात करते हैं और वियतनाम का जो ये टाइफून है ये शदीद इस वक्त जो है वो एक इसने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि जिसको हम कहें कि एशिया में, अगर हम इस बात को देखें कि एशिया में रवां साल का ये सबसे बड़ा जो टाइफून है, इसको आप कहेंगे कि ये इतना शदीद टाइफून है ये। और एशिया में ये सबसे ताकतवर समुद्री तूफ़ान के तौर पर ये सामने आया है और शुमाली वियतनाम में इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। 200 से ज़ायद अफराद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं, लापता हुए हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वियतनाम में तूफ़ान के बाद तकरीबन 15 लाख अफराद जो हैं वो बिजली से भी महरूम हो गए हैं। और तूफ़ान जो है वो उसके हवाले से अंदेशा ये है कि ये मज़ीद तबाही अभी फैलाएगा। और इसी हवाले से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वियतनाम के साहिली इलाकों से तकरीबन 50,000 अफराद को निकाल लिया गया है। तूफ़ान ने चीन, फ़िलिपाइन और वियतनाम के बाद अब थाईलैंड, लाओस और म्यांमार को भी अपनी लपेट में ले लिया है। शदीद बारिशों, ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने पूरे खित्ते में लाखों अफराद को मुतासिर किया है। ये तो थी वियतनाम से खबर। अब ज़रा एक और ख़ित्ते की तरफ जाते हैं और इस खित्ते ने बड़ा ज़बरदस्त जो काम इस खित्ते ने किया है ये वो काम है कि जिसे हम सब को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बात करते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है ये खबर आपको बताते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूँ कहे कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये खबर बन जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में
क्या हुआ और बर्तानिया में क्या हुआ, बल्कि पहले बर्तानिया की बात कर लेते हैं। चले बर्तानिया की बात करते हैं जी। बर्तानिया में मामला ये हुआ है कि तलबा को सड़क उबूर करते हुए हादसात से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन के बजाय रास्तों पर नज़र रखने के लिए उनको एक कैंपेन जो है वो शुरू की गई है उनके लिए। और ये जो कैंपेन है ये क्या है, बर्तानिया की कैंपेन के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। ये बर्तानिया की कैंपेन है कि जी 12 से 15 बरस के 95% बच्चों के पास वहां पर मोबाइल फोन मौजूद है। ठीक है जी, ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। अब एक सर्वे किया गया बर्तानिया में और उस सर्वे में ये बात सामने आई कि बर्तानिया में सेकेंडरी स्कूल के जो तलबा हैं वो सड़क पार करते हुए मोबाइल फ़ोन पर उनकी नज़रें होती हैं और इतना ज़्यादा वो मोबाइल फ़ोन में मगन होते हैं कि हर 5 में से एक तालिब इल्म हादसे का शिकार होता है। और अब ये जो हादसा है ये जाहिर है सबके लिए तशवीश का बायस होता है कि अगर हर 5 बच्चों में से एक बच्चा हादसे का शिकार हो जाए तो इस सर्वे के मुताबिक 84% बच्चे वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने ये एतराफ़ किया है कि हाँ जी वो सड़क पार करते हुए मोबाइल फ़ोन में देख रहे होते हैं। और इस वजह से ये कैंपेन उन्होंने शुरू की है जिसका नाम है स्क्रीन डाउन एंड आइज अप, यानी आप अपनी स्क्रीन को छोड़ें और अपनी आंखों को ऊपर रखिए और फिर उसके बाद सड़क पार कीजिए। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया से रोकने के लिए एक कानून है, बच्चों को सोशल मीडिया से रोकेगा ऑस्ट्रेलिया। और वहां पर यह कानून बनाया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो इस कानून के तहत 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो बनाने के लिए अपने वालिदैन की उन्हें रजामंदी दरकार होगी और सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं वो उनको टारगेट नहीं कर सकेंगी। अपने प्लेटफॉर्म्स पर वो 14 साल से कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए, वो एक्टिवेट करने के लिए इजाज़त नहीं देंगी। ये चीज़ जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में इन कंपनियों पर जुर्माना भी होगा। यानी अगर 14 साल से कम उम्र बच्चा किसी ने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया सोशल मीडिया पर तो उन कंपनियों पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जुर्माना होगा। ये देखें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शुरू हुई है और हमारे यहाँ पे भी अक्सर ये डिबेट चलती रहती है कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वगैरह 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 के अलावा कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें होती हैं, कवानीन की सूरत में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल ये तो मामला था ऑस्ट्रेलिया और यूके। अब एक और मुल्क की तरफ नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बात करते हैं जी बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की जो टीम है उसके जो कैप्टन थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, कत्ल का मुकदमा था। अब बांग्लादेश की टीम के एक और साबिक कप्तान के ऊपर भी मुकदमा बनाया गया है। मामला ये हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से हसीना वाजिद की हुकूमत को टॉपल किया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ जो हैं वो मुकदमे बनाए जा रहे थे लोगों पर। और साबिक कप्तान जो थे शकीबुल हसन, उनके बाद मुशरफी मुर्तज़ा, इन पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उन्होंने जो है वो तालिब इल्मों पर हमले के इल्ज़ाम का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है। और ये जो तालिब इल्मों पर हमला है उसमें मुशरफी मुर्तज़ा समेत उनके वालिद को भी नामज़द किया गया है। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें दोनों को नामज़द किया गया है, मुशरफी मुर्तज़ा को भी और उनके वालिद को भी नामज़द किया गया है कि इन्होंने तलबा पर हमला किया। बांग्लादेशी मीडिया ये कहता है कि तालिब इल्मों पर हमले के इल्ज़ाम में 90 अफराद को नामज़द किया गया है, उसमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। उससे पहले हमने बताया कि साबिक कप्तान जो है शकीबुल हसन, उन पर भी कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था और वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त। पाकिस्तान में दौरा मुकम्मल करने के बाद वो वापस बांग्लादेश नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं बांग्लादेश जाऊंगा तो वहाँ तो मुझ पर मुकदमा है। फिर वो बरास्ता दुबई इंग्लैंड चले गए थे। तो ये मामलात हैं जी, बांग्लादेश में क्रिकेटर्स के साथ ये हो रहा है। अगली तरफ जाते हैं और आपको एक और मुल्क के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर क्या मामलात हुए। क्रिकेट से ही जुड़ी खबर है और क्रिकेट से जुड़ी खबर जो है वो आ रही है इंडिया से। और इंडिया, हम सब ने देखा कि जी इंडिया ने क्रिकेट की दुनिया में क्या तहलका मचाया है और ये तहलका हम सब देखते हैं और जाहिर है अच्छी टीम है तो उसकी तारीफ़ भी करते हैं। और भारत ने पहली बार तन्हा वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी जो थी उसकी भारत को बहुत ज़्यादा भारत की मईशत को फ़ायदा पहुंचा है और भरपूर फ़ायदा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है एक रिपोर्ट में जो आईसीसी की जानिब से जारी की गई है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान भारत के 10 शहरों में आईसीसी वर्ल्ड कप के 48 मैचेस खेले गए और भारत वर्ल्ड कप तो जीत नहीं सका था, लेकिन इवेंट की मेज़बानी ने उसकी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। और इस रिपोर्ट में बताया यह गया है कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अब तक का सबसे
सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और सबसे कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट रहा और वर्ल्ड कप की तारीख में इससे ज्यादा कामयाब टूर्नामेंट कोई नहीं हुआ है। इस मेजबानी से भारत ने 1.39 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1.4 अरब डॉलर यानी कि 11,637 करोड़ भारतीय रुपए ये आमदनी इकट्ठी की है। और इवेंट के दौरान गैर मुल्की टीमों समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह जो थे वो भी भारत आए थे। उसकी वजह से रिहाइश, सफ़र, खाने पीने की अशिया के जरिए 861 मिलियन डॉलर्स की भारत को आमदनी हुई थी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ल्ड कप देखने के लिए शायकीन ने अपने क़याम के दौरान कई सयाहती मकामात का भी दौरा किया और उससे 281 मिलियन डॉलर्स की आमदनी हुई। और आईसीसी की रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी से इवेंट के दौरान भारत में 48,000 से ज़ायद नौकरियां भी पैदा हुई, जिसने भारत की मईशत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने में बहुत बड़ा हिस्सा डाला। अब हमें यह समझ में आता है कि हम जब कोशिश कर रहे होते हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा होता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आएँ, तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन भला हो इसी मुल्क का जो क्रिकेट में तो बड़े कमाल काम कर रहा है, लेकिन क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी कर रहा है। और भारत एक मरतबा फिर, हम सब ये जानते हैं कि उसने फिर जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है उसमें भी रखने डालना शुरू कर दिए हैं कि जी मैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलने नहीं आऊँगा। और इस तरीके से वो पाकिस्तान में होने वाले हर टूर्नामेंट को, हर क्रिकेट टूर्नामेंट को सबूताज करता है और ये उसका एक नेगेटिव चेहरा है। और अब तो आईसीसी का चेयरमैन भी भारतीय होगा, तो वो फिर क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं उस मुल्क की कि जिसका नाम है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया का सुपर पावर। और इस सुपर पावर के सदर बनने की एक जंग है या एक मुकाबला है जिसका आगाज हो चुका है। और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। डिबेट्स का आगाज हो चुका है और अवाम के सामने दलाइल रखे जा रहे हैं, वोटर्स के सामने दलाइल रखे जा रहे हैं और इन दलाइल की बुनियाद पर फैसला होगा कि किसका पलड़ा भारी है। 5 नवंबर को ये इंतखाबात होने हैं और अब ये जो दोनों सदारती उम्मीदवार हैं इनके दरमियान मुबाहिसों का दौर शुरू हो चुका है। ये दौर इंतखाबात तक जारी रहेगा। अमेरिका की सदारत के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा हुआ एबीसी न्यूज़ की मेज़बानी में और बुध को यह मुबाहिसा नशर हुआ। इस मुबाहिसे में किसका पल्ला भारी रहा, इस पर बात करने से पहले कुछ रोशनी डालते हैं कि जो अमेरिकी इंतखाबात में मुबाहिसे होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं, वो इतनी अहमियत क्यों रखती हैं और इनकी तारीख क्या है। 250 साल पुरानी तारीख है और अमेरिकी सियासत में उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसों की। और ये जो मुबाहिसे हैं इनका आगाज़ कोई तकरीबन 1858 में हुआ था। सेनेट की नशिस्त के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक थे इब्राहिम लिंकन और एक थे स्टीफन डगलस। उनके दरमियान पहली डिबेट हुई थी और ये डिबेट अवाम में बहुत मकबूल हुई थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इब्राहिम लिंकन की तरफ से गुलामी के खिलाफ दिए गए दलाइल, ये दलाइल इस कदर मकबूल हुए कि उसकी कॉपियां पूरे मुल्क में, पूरे अमेरिका में तकसीम की गई और बाद में यही मुबाहिसे और दलाइल 1860 में लिंकन की वाइट हाउस तक रसाई का जरिया भी बने। और फिर उसके बाद मुबाहिसों का टेलीविजन पर नशर किए जाने का बाकायदा आगाज हुआ 1960 में। और उस वक्त के जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे वो थे जॉन एफ कैनेडी और रिपब्लिकन उम्मीदवार थे रिचर्ड निक्सन। उन दोनों ने अहम कौमी मामलात पर अपनी पॉलिसी और मंशूर पर बहस की और उसके बाद से हर इलेक्शन से ये कबल जो ये मुबाहिसे हैं ये रिवायत बन गए हैं। यूं तो इन मुबाहिसों की कोई आईनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जानिब का जो मंशूर है वो अवाम के सामने लाने और हुकूमत के इक़दामात पर अपोजिशन की राय को अवाम के सामने लाने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। बात करते हैं अब ट्रंप वर्सेस हैरिस डिबेट की। ये डिबेट अमेरिकी टीवी चैनल एबीसी की निगरानी में हुआ था। 90 मिनट का इसका दौरानिया था। मेज़बानों की तरफ से सवालात पूछे गए, उम्मीदवारों ने जवाबात दिए और इस मुबाहिसे में अमेरिकी मईशत पर बात हुई, यूक्रेन की जंग पर बात हुई, अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखलाब पर दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए, इजराइल फ़लस्तीन मामले पर भी बात हुई। ये पहला मौका था कि जिसमें कमला और ट्रंप आमने सामने आए थे और 2 महीने कबल होने वाली जो डिबेट थी उसमें बाइडन और ट्रंप एक दूसरे के सामने थे और इस बार हालात ज़रा
मुख्तलिफ नज़र आए। शुरू में जब डिबेट का आगाज़ हुआ तो कैमला हैरिस जो है वो कुछ नर्वस दिखाई दी, लेकिन पहले सवाल के बाद उन्होंने बड़ा जारहाना अंदाज इख्तियार किया। जबकि ट्रंप को जब देखा गया इस डिबेट में तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप डिफेंसिव पोजीशन में दिखाई दिए। और अब इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असफर इमाम साहब, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं और हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर रहे हैं और अमरीकी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हम इसी हवाले से बात करें कि ये जो डिबेट जब शुरू हुई तो शुरू में कैमला हैरिस जो हैं वो कुछ नर्वस सी नज़र आई और उसके बाद फिर उन्होंने एक जारहाना अंदाज इख्तियार किया। और जो तज्जियाकार हैं उनका मानना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ज़रा डिफेंसिव पोजीशन में थी और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि गलत थी। तो इस डिबेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसी थी दोनों की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, और ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं? इस डिबेट के बाद क्या अवामी राय में कुछ तब्दीली आई है? देखें, मैं इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करता कि डिबेट के बिल्कुल आगाज में कैमला हैरिस कुछ नर्वस नज़र आ रही थी। मैं तो ये देख रहा था कि वो बहुत जाराना अंदाज का आगाज़ किया उन्होंने, वही आगे बढ़कर ट्रंप से उन्होंने हाथ मिलाया और पहली बार दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बाज़ाब्ता यानी वो मुलाकात थी और जिसकी तवक्को कम की जा रही थी। और उसके बाद पूरे यानी डिबेट में उनका अंदाज बहुत हावी रहा, वो बहुत हावी रही तमाम सवालों में। पूरी तरह जो यहाँ का मीडिया है, अमेरिकन मीडिया भी, और जो लोगों की राय है, वो पूरे बड़ी भरपूर तैयारी करके आई थी और सदर ट्रंप के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। और उसके मुकाबले में मैंने ये देखा कि सदर ट्रंप जो है किसी भी लम्हे, कोई तकरीबन 90 मिनट का मुबाहिसा था, इसमें किसी भी लम्हे उन्होंने कमला हैरिस की आंखों में आंखें डालने की जरूरत नहीं की और वो जवाब देते रहे। वो बार बार मुख्तलिफ मौज़ूआत को घुमाकर अपने असल मौजू की तरफ लेके जा रहे थे। वो था इमिग्रेशन का इशू, जो यहाँ पे एक इंतहाई हसास मामला है और ख़ासकर रिपब्लिकन्स को और ट्रंप को तवक्को है कि उस बुनियाद पे खासकर लोग उनको वोट देंगे। अच्छा, जो ट्रंप की पॉलिसी इमिग्रेशन के हवाले से हम जानते हैं कि बड़ा हार्ड उनका स्टांस है, तो क्या ये जो स्टांस है, ये पॉलिसी उनकी जो है इमिग्रेशन के हवाले से, क्या ये उन्हें फ़ायदा पहुंचाएगी पॉलिसी? जी, सदर ट्रंप ने अपना एक एजेंडा 47 के नाम से जिसका जो एजेंडा दिया है, उसके टॉप पे यही है कि वो फौरी तौर पर जो मैक्सिको बॉर्डर है वो बिल्कुल सील कर देंगे। ये इमिग्रेशन से के हवाले से ये नुक्ता है, पहला नुक्ता ही यही है कि वो इस बात के सख्त हामी है कि इस खुसूसी तौर पर गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोका जाए। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर उनका वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इस वक्त आपने पहला भी सवाल भी ये किया था कि क्या मकबूलियत में किस कमी बेशी आ रही है, तो सदर ट्रंप की मकबूलियत में कोई कमी बेशी तो नहीं आ रही। हाँ, जो इससे पहले सदर ट्रंप के मुकाबले में बाइडन के जो उम्मीदवार थे, उनके दस्तबरदार होने के बाद कमाला हैरिस ने जो खासकर अपने कन्वेंशन में, जो शिकागो के अंदर कन्वेंशन हुआ था, जो उसमें अंदर परफॉर्मेंस दी, उसके बाद से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अभी इस वक्त जो मकबूलियत की शरह है अभी कमाला हैरिस के हक में जा रहा है, वो 47% के ऊपर है और जबकि ट्रंप जो है वो अभी 44% पे है। तो ये उनके दरमियान मकबूलियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अभी भी कमाला हैरिस ज़्यादा नंबर पे है। इसके बावजूद मैं ये वादे कर दूँ कि यहाँ अमेरिका में अवामी मकबूलियत का जो सर्वे है, ये रिपोर्ट है, ये इसकी बुनियाद पे नताइज नहीं आते, क्योंकि यहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे इलेक्शन होते नहीं है। यहाँ यानी इलेक्ट्रोल फैसला करते हैं, जितनी रियासतें जीतेंगे, हर रियासत एक इलेक्ट्रोल की तादाद है, वो इलेक्ट्रोल वोट जो है वो जिसको पड़ेंगे वो जीतेंगे। आपने देखा माजी में एक उम्मीदवार, डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को तकरीबन 25 लाख ज्यादा वोट मिले थे सदर ट्रंप के मुकाबले में, लेकिन वो हार गई थी। तो ज्यादा वोट, अब मकबूलियत की बुनियाद पे ज्यादा वोट मिल जाने के नतीजे में भी कामयाबी जरूरी नहीं है। तमाम रियासतें जीतना होती हैं, हर रियासत में। और अमेरिका में वाज़े तौर पर थोड़ा सा यहाँ ये बताता चलूँ कि अमेरिका में कुछ रियासतें बिल्कुल वाजे हैं, ज्यादातर रियासतें वाजे हैं कि एक या तो वो रिपब्लिकन है या फिर वो डेमोक्रेट है।
लेकिन कुछ रियासतें हैं, क्योंकि 6-7 के करीब रियासतें हैं, 7 के करीब रियासतें ऐसी हैं जो जिसे कहते हैं डावाडोल करना, वही फैसला करती हैं। तो उनमें से कोई 5 रियासतों में पिछली बार बाइडेन ने कामयाबी हासिल कर ली थी, सदर ट्रंप सिर्फ 2 रियासतों में कामयाबी हासिल कर सके थे। तो अगर और उन्हीं रियासतों की कामयाबी के नतीजे में, जिसमें पेंसिल्वेनिया भी शामिल है, मिशिगन भी शामिल है, जैसे जॉर्जिया है, नवादा है, पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है और विस्कॉन्सिन है। ये 5 रियासतें ऐसी हैं जिसमें पिछली बार डेमोक्रेट कामयाब हुए थे, बाइडेन कामयाब हुए थे। और इसके अलावा जो एरिजोना है और नॉर्थ कैरोलिना, ये 2 रियासतें हैं जिसमें ट्रंप को कामयाबी मिली थी। इन 7 रियासतों में ही फैसला होना है, वरना कैलिफोर्निया का पता है, न्यूयॉर्क का पता है, अब जाएंगे और वो हतमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पहले से एक ब्लू है और एक रेड है, तो इसकी बुनियाद पे ही फैसला नजर आता है। अभी तक की जो जो आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं सर्वे के मुताबिक, उसमें कमाला हैरिस के पास इलेक्ट्रॉल 225 इलेक्ट्रॉल के आते हुए नजर आ रहे हैं और उनके मुकाबले में ट्रंप के पास 219 इलेक्ट्रॉल मिल रहे हैं। यानी कमाला हैरिस को अभी कामयाबी के लिए 45 इलेक्ट्रोल की मजीद जरूरत है, जबकि ट्रंप को कामयाबी के लिए 51 इलेक्ट्रोल की मजीद जरूरत है, जो कि रियासतों की कामयाबी, कोई रियासत में अगर एक वोट से भी कोई रियासत में कोई पार्टी कामयाबी हासिल करती है तो उस रियासत के तमाम इलेक्ट्रोल उस प्रेसिडेंट के हाथ में चले जाते हैं। ये तरीक़ाकार है आगे एकदम। अच्छा, एक और मुद्दा जो इस वक्त अमरीकी सियासत में चल रहा है वो है अबॉर्शन का केस। अब अबॉर्शन के हवाले से ये हम जानते हैं कि ख़वातीन बहुत सारी, वो जो वर्किंग क्लास वाली जो ख़वातीन हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा वोकल हैं और बड़ा उनका एक वोट बैंक है जो अबॉर्शन को सपोर्ट करता है। तो रिपब्लिकन्स जो है वो हमेशा इस हवाले से बड़े क़दामत पसंद रहे हैं और डिबेट में भी कैमला हैरिस ने इस मामले पर काफ़ी पॉइंट गेन किए। तो इसका कितना असर होगा रिजल्ट्स पर? देखिए, यूरोप के मुकाबले में अमेरिका अब भी काफ़ी हद तक यानी क़दामत पसंद है, ये ज़हन में रखिएगा। तो अमेरिका की जो लिबरल और डेमोक्रेट रियासतें हैं उनके अंदर तो अबॉर्शन के क़वानीन की बड़ी हिमायत है और वो वाज़े तौर पे ब्लू रियासतें हैं। लेकिन उसके मुकाबले में रेड सुर्ख रियासतें जो हैं, जो जहाँ रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है, वो ज़्यादा हैं और वो उनमें अबॉर्शन से मुतालिक सख्त क़वानीन की तलब है। हालांकि साबिक़ सदर ट्रंप जो है इस सिलसिले में कोशिश कर चुके हैं। वफाक की सतह पर जब वो कानून साजी की, वफाक की सतह पर उन्होंने किया ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस तैनात किए थे और यहाँ तरीक़ाकार भी यही है कि वो सियासी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होती है। जब 2 रिपब्लिकन जजेस तैनात हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसके तहत अबॉर्शन को पर सख्त पाबंदियां कुछ लगनी थी। लेकिन उसको माइनस करने के लिए क्या हुआ कि रियासतें ने अपने क़वानीन साजी शुरू कर दी। तो उसके बाद खुद ट्रंप भी एक कह चुके हैं, इस बार इस मुबाहिशे में भी एक बात कह चुके हैं, वो वाजे कर चुके हैं कि अब इस मसले पे को रियासतों के ही हवाले कर दिया जाए, क्योंकि वही फैसला तय करेंगे। तो अब रियासतें जिस सोच की हैं वो उस पर रह जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये अबॉर्शन का इशू इस इलेक्शन में इतना ज़्यादा अहम होगा। ये अब जबकि दूसरा फरीक ये कह चुका है कि ये इख्तियार आपसे सियासी सतह पर दिया जाए, तो फिर उसके बाद इस पर बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं ये बात वाज़े तौर पर कर दूं कि अब तक अमेरिका की तारीख में कोई खातून प्रेसिडेंट मुंतखब नहीं हुई है और कमाला हैरिस की खातून है। इनके मुकाबले में हिलरी क्लिंटन कहीं ज़्यादा मकबूल थी और उन्होंने वोट भी ज़्यादा लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। एक और बड़ा अहम मामला है इजराइल फ़लस्तीन तनाज़ा। अब इस हवाले से हम जानते हैं कि जब जो बाइडेन इक़्तिदार में थे तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि वो मुकम्मल तौर पर इसराइल के हिमायती हैं। कैमला हैरिस भी जो है वो इसी तरह के बयान देती रही हैं और ट्रंप के हवाले से लोग ये समझते थे कि वो शायद इस चीज़ की मुखालिफत करेंगे। लेकिन इस डिबेट में ये बात सामने आई कि उन्होंने भी इसराइल की हिमायत की और शदीद हिमायत की। तो कहीं ये ट्रंप ने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, असल में अमेरिका में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसराइल की हिमायत से दस्तबरदार हो सके। यहाँ पे उनको अपने वोट बैंक के अलावा और जो सूरत हाल है सब सबके सामने है कि एक से बढ़कर एक इसराइल की हिमायत में आगे बढ़ के बात करता है।
तो गर्चे लोगों में, खासकर लोगों से को तवक्को थी कि बाइडेन कम से कम इस हवाले से थोड़ा सा दरमियान का रास्ता अख्तियार करेंगे किसी हद तक, लेकिन उस पर भी मायूसी हुई, खासकर मुसलमानों को और जो इंसानी हकूक की पर यकीन रखते हैं उस पूरे तबके को नाराजगी हुई है। खासकर आपको मिशिगन वो रियासत है जहाँ पे ट्रंप को अगर कामयाबी नहीं मिली तो इनके उसके कामयाबी के इम्कानात काफ़ी कम हो जाएंगे। वहाँ मुसलमानों की तादाद है इतनी कि वो इंतखाबात पे असरअंदाज हो सकें, और मुसलमान नाराज़ हैं और वो शायद वोट ना दें उनको, लेकिन उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। वो बाइडेन को वोट नहीं देंगे, कमाला हैरिस को अगर वोट नहीं देंगे तो शायद ट्रंप को भी ना दें। तो इस तरह वोट हो सकता है कि तीसरे फरीक को दे दें या शायद ना दें वोट, लेकिन उसके नतीजे में ये हो सकता है कि जब डेमोक्रेट वोट कम पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रंप की कामयाबी होगी और ट्रंप उसके नतीजे में उसको नुकसान हो सकता है। अब वहाँ पे जो मुस्लिम वोट्स हैं वो मजीद कितने ज़्यादा मोबिलाइज हैं, इस वक्त तक तो वो काफ़ी मोबिलाइज हैं और उनके अंदर गम गुस्सा है, लेकिन बहरहाल बाइडेन के मुकाबले में हैरिस से गम गुस्सा इसलिए कम है कि वो जंग बंदी पे जोर दे रही हैं, मुस्तकिल जंग बंदी पे जोर दे रही हैं, और अमेरिका में फौरी जंग बंदी की जो आवाज़ बुलंद हुई थी उनकी इब्तदाई आवाज़ों में से कमाला हैरिस की आवाज़ भी शामिल है। फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओवरऑल इस डिबेट का फायदा किसको हुआ, क्योंकि शुरू में तो ये लग रहा था कि ये डिबेट शायद नहीं होगी, ट्रंप इसको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों आमने सामने आए, जो पॉइंट्स की पोजीशन थी या यूं कि ये जो पॉपुलैरिटी की पोजीशन थी वो भी कुछ ऐसा लग रहा था कि करीब करीब ही चल रही है। शुरू में हमने देखा कि ट्रंप आगे थे जब उनका मुकाबला जो बाइडेन से था, फिर उसके बाद अब जब कमला हैरिस से उनका मुकाबला था तो कमला हैरिस जो है उन्होंने थोड़े से पॉइंट्स गेन किए थे पॉपुलैरिटी के। अब इस डिबेट के बाद क्या सिचुएशन है, ओवरऑल इस डिबेट का फायदा दोनों में से किसको हुआ है? देखिए, इस डिबेट का फायदा तो सरासर कमला हैरिस को नजर आया क्योंकि वो हावी थी और उसको फायदा हुआ उनको उनके, लेकिन और ये जो अमेरिकन मीडिया है, अमेरिकन सियासी तज्जियाकार है, उसमें फॉक्स न्यूज़ जो है वो ट्रंप की हमायत कर रहा है, ट्रंप के को बता रहा है कि ट्रंप ने कामयाबी बहुत अच्छे जवाब दिए वगैरह वगैरह, जबकि CNN और CBS जहाँ जो बड़े चैनल्स हैं, बड़े मीडिया के ग्रुप्स हैं, वो कमाला हैरिस को की गैर मामूली सलाहियतों का एतराफ़ कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो ज़्यादा यकीनन कमाला हैरिस को ही हुआ है और उनकी पोजीशन निस्बतन बेहतर हुई है। लेकिन भी वादे कर दूं कि अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर इलेक्शन के नताइज सामने नहीं आते। यहाँ पे कमला वो जो अवामी इस मकबूलियत की बुनियाद पर रियासतों के अगर इलेक्शन जीत जाएं तो फिर उन रियासतों के वो नताइज जो हैं वो वफाक के नताइज को तब्दील करते हैं, इक़्तिदार के उम्मीदवार के नताइज को तब्दील करते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। असफर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिबेट हुई उसके हवाले से बात हो रही थी। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे की तरफ जाएंगे और वक्फे से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सऊदी अरब की। हमें बात करनी है सऊदी अरब, वहाँ पर काम करने वाले जो दूसरे मुल्कों से लोग आए हुए हैं उनके लिए बड़े एक पॉजिटिव नाम के तौर पर सामने आया है। एक रैंकिंग जारी हुई है, इस रैंकिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के बारे में ये रैंकिंग क्या कहती है और कैसे सऊदी अरब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है उन लोगों के लिए जो कि दूसरे मुल्कों से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। हो सकता है आप लोगों को भी कुछ मूड बन रहा हो ये सेगमेंट देखने का और सऊदी अरब जाकर कुछ काम करने का, तो हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा वर्ल्ड वाइज में मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं सऊदी अरब के हवाले से। ये वो खबर है कि जिससे बहुत सारे वो लोग खुश हो जाएंगे कि जो कि सऊदी अरब में या तो मुलाजिमत कर रहे हैं या फिर सऊदी अरब मुलाजिमत करने के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में सऊदी अरब के बारे में क्या कहा गया है ये हम आपको बताते हैं। सऊदी अरब जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा अहम ये मुल्क है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि सऊदी अरब जाते हैं काम के लिए, कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए। और सऊदी अरब के हवाले से एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि सऊदी अरब ने गैर मुल्की मुलाजमीन को सहूलियात देने के लिहाज से
दूसरा बेहतरीन मुल्क होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। जी, दुनिया में ये दूसरे नंबर पर आया है ये मुल्क बेहतरीन मुल्क के तौर पर कि जो कि गैर मुल्की जो लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं काम करने के लिए, उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम करता है। अब ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग आई है जर्मन इंटरनेशनल नेटवर्क की जानिब से, और उसने एक सर्वे किया और इस सर्वे के बाद ये रैंकिंग जारी की गई है। और गुज़िश्ता माह ये सर्वे हुआ था, बहुत सारे ममालिक का सर्वे किया गया और उसमें देखा गया कि दूसरे मुल्कों से जो लोग आते हैं उनको क्या क्या सहूलियात फराहम की जाती है और वो लोग कितना खुश हैं। तो इस हवाले से जब ये सर्वे किया गया तो उसमें सऊदी अरब को दूसरे बेहतरीन मुल्क के तौर पर रखा गया और पहले नंबर पर जो मुल्क आया वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क के हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए कि वो ऐसा क्या कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो सऊदी अरब के ऊपर है। और सऊदी अरब को जो 50% से ज़ायद लोग थे, उन सब लोगों ने सऊदी अरब को एक पॉजिटिव लेबर मार्केट करार दिया है, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है। और 75% लोग ऐसे थे, 75% तारकीन वतन ये लोग ऐसे थे कि जिनका ख्याल था कि सऊदी अरब में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने करियर में एडवांसमेंट मिलती है और आप अपने करियर में ग्रो करते हैं और आपके लिए ये बड़ा पॉजिटिव साबित होता है। सऊदी अरब के जो शहजादा वली अहद जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके 2019 का जो दौरा था उनका पाकिस्तान का, उससे लेकर 2023 तक सऊदी जेलों में भी काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी हैं जो कि मौजूद हैं, उनको रिहा भी किया गया। इस हवाले से भी कुछ पाकिस्तानियों को तशवीश होती है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चीज़ है उसके ऊपर बात ज़रा कम होती है। तो इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को सिलेक्ट किया और हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान ऐवान साहब, जो कि हमें सऊदी अरब से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने सर्वे देख लिया ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमने बिल्कुल सर देखा हुआ है। तो ये सर्वे देख लिया तो फिर तो आप खुद बड़े खुश होंगे। सर हम पहले से ही काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2020 से लेके अभी तक जो लेबर के हवाले से लॉ हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं जो पहले नहीं थे। अच्छा, तो अब अगर थोड़ा सा अगर आप हमें इलेबोरेट करके ज़रा बता सकें कि एक तो ये कि सऊदी अरब के हवाले से इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि क्यों ये दूसरे नंबर पर आया है दुनिया में पॉजिटिव सहूलियात के हवाले से, तो इसकी तफसील क्या है और आप खुद चूँकि वहाँ पर हैं तो ज़्यादा बेहतर तौर पर गाइड कर सकेंगे हमें। सर मैंने आपको बताया ना कि 2020 में ये लेबर लॉ के हवाले से काफ़ी बेहतरी हुई है कि जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अब ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है ये सारा ऑनलाइन हो रहा है। इसमें जो लेबर जो एम्प्लॉई है वो भी और जो जॉब वाला कर रहा है वो भी, ये दोनों का एक एग्रीमेंट होता है ऑनलाइन वेबसाइट पे, जिसका रिकॉर्ड सारा गवर्नमेंट के पास होता है। तो इस हवाले से भी काफ़ी बेहतरी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, जैसे न्यूम का नाम तो आप जानती होंगे, और रियाज में एक मुरब्बा के नाम से एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो शुरू किया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा सलमान पार्क यहाँ पे बन रहा है रियाज के बिल्कुल मिड में, और ये भी एक ऐसा पार्क बन रहा है जिसमें पूरी दुनिया की हर फैसिलिटी वहाँ पे होगी। ये बल्कि पार्क नहीं, आप इसे एक नया शहर कह सकते हैं। अच्छा। कि जो एक नया बनने जा रहा है और इसमें इतनी डेवलपमेंट हो रही है। आप आने वाले 2-4 सालों में आप देखेंगे कि सऊदीया जो है वो पूरी दुनिया में एक नुमाया आपको नजर आएगा। तो ये जो अभी आपको रिपोर्ट आई है, इंशाल्लाह 3-4 साल के बाद ये टॉप पे होगा, सब एक नंबर पे होगा। डेनमार्क को पीछे छोड़ देगा ये यहाँ इंशाल्लाह डेनमार्क ये पीछे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, सऊदीया जो अभी डिमांड कर रहा है किसी मुल्क से भी, वो स्किल वर्कर की डिमांड कर रहा है कि इनको हर शोबे में स्किल वर्कर चाहिए जिनका प्रॉपर ट्रेनिंग हो इंस्टीट्यूट से, और उसने 6 माह का या 1 साल का एक डिप्लोमा किया हो। ये लोग उनको रिक्वायर है। जो अनस्किल लोग हैं इनको वो लोग नहीं रिक्वायर। अच्छा, अब जो स्किल्स की आपने बात की, तो कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त हाई इन डिमांड हैं सऊदी अरब में? सर हाई डिमांड में अगर आप आईटी का देखें तो एआई के हवाले से या साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में ये बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर, अभी डिमांड बढ़ रही है सऊदीया में। इसके अलावा अगर लेबर के हवाले से जाएं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, मतलब कोई भी लेबर का है जो स्किल वर्कर है, जो बिल्डिंग लाइन के हवाले से काम करते हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये चाहते हैं कि हमें अच्छे स्किल वर्कर मिलें। ठीक है, पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त उस तरह की डिमांड पूरी नहीं कर रहा जिस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो
प्रॉपर लोगों को नुमाया ट्रेनिंग दे। अच्छा, वैसे तो बहुत कुछ सारे लोग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर जो कि काम कर रहे हैं और लोग जाते हैं, लेकिन चले ये तो एक अलग चीज़ है कि हम किस तरह सिखा रहे हैं लोगों को और लोग जा रहे हैं। लेकिन ये कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या काम है ज़्यादातर जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, किस तरह की जॉब्स वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर? सर हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह आईटी में भी बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिल्डिंग लाइन में बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे कुछ काफ़ी सारे लोग हैं वो अनस्किल आ रहे हैं और बाद में इनको फिर यहाँ पे मसला होता है, जॉब प्रॉपर नहीं मिलती, फिर इनका शिकवा होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हम फारग ऐसे हैं। मगर जो यहाँ पे स्किल वर्कर आते हैं, एसी टेक्नीशियन है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कोई भी है, उनकी डिमांड है और उनको कंपनी फैसिलिटेट भी करती है हर हवाले से। अच्छा, तो ये जो इस तरह इमरान के भाई लोग आपने हैं, सारी ये जॉब्स के नाम ले लिए, मीडिया वालों का भी बता दें कुछ। सर मीडिया का ऑलरेडी पाकिस्तानी माशाल्लाह काफी मौजूद हैं, तो ये अभी काम सही तरीके से कर रहे हैं इंशाल्लाह। जरूरत नहीं है किसी नए बंदे की, अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, एक दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। सर आए इंशाल्लाह आपको जरूर इंडिक्ट करेंगे। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा एक और चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करें कि इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानीज़ भी मौजूद हैं, बांग्लादेश के भी लोग मौजूद हैं, इंडिया के भी लोग मौजूद हैं, कहाँ के लोग हमें ज़्यादा वहाँ पर नज़र आते हैं और ज़्यादा कामयाबी वहाँ पर किन लोगों को मिल रही है? सर यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान से इनकी तादाद कम है, मगर जो पीछे के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो लेबर थी वो बांग्लादेश की थी सऊदीया में, और दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान था। तो आईटी में ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं, और जो बांग्लादेश है इनकी जो लेबर स्किल लोग हैं वो ज्यादा हैं। ओके अच्छा, एक और चीज़ कि पहले हम सुनते थे कि जी जो लोग जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए तो वहाँ पर उनके पासपोर्ट्स ले लिए जाते हैं और अकामा तो खैर एक अलग मामला होता है, लेकिन ये कि वो कफ़ील जो होता है उनका, वो कफ़ील जो है वो पासपोर्ट्स रख लेता है और फिर वो नहीं मिल रहे होते हैं और इस तरह के बड़े मामला पहले सामने आते थे। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया? सर असल ये तो वैसे काफ़ी देर से 3-4 साल पहले से ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है, मगर जो इसकी रीज़न ये बनती थी ना, ये वो लोग थे जो आज़ाद वीज़ा के नाम पे आते थे, जबकि सऊदीया में फ्री लांसिंग यानी आज़ाद वीज़ा जो है इसका कोई भी वजूद नहीं है, गवर्नमेंट के पास इसकी कोई भी कैटेगरी नहीं है। तो ये उन लोगों को मसले आ रहे थे जो लोग लेबर किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उनका पासपोर्ट उनके पास ही होता है हर वक्त। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, हमारे साथ इमरान अवान साहब मौजूद थे जो कि बात कर किस तरीके से सऊदी अरब जो है वो टॉप कंट्रीज़ में शामिल हो गया है, जो कि गैर मुल्कियों को सहूलियात देते हैं और लोग वहाँ पर आते हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आया है। ये था जी आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में हमने आपको मुख्तलिफ़ ख़बरों से आगाह किया। दुनिया भर में क्या हो रहा है, ये हमारा काम है कि वर्ल्ड वाइज जब हम आपके सामने लेकर आएँ तो आपको बताएं कि सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है और किस किस चीज़ के हवाले से आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।